हेलो एवरीवन, एमडी गुरुकुल में आपका स्वागत है। तो देखिए, कल हमने चैप्टर शुरू किया था शब्द भेद, और शब्द भेदों को चार आधार पर किस प्रकार से बांटा गया है वो हम लोगों ने पढ़ा था। देखिए, पहला आधार था उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर। तो उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो 5 प्रकार के शब्द होते हैं। कौन कौन से? कल मैंने बताया था आपको, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। देखिए, कल मैंने तत्सम के बारे में बता दिया था। तत्सम क्या होता है? यानी संस्कृत से सीधे उठाया गया शब्द जिसमें कोई परिवर्तन न किया गया हो, वो तत्सम कहलाता है। तद्भव मतलब भाव मीन्स हो गया, ठीक है, जिसमें परिवर्तन हो चुका है उसे तद्भव कहते हैं। जैसे कि बताया था मैंने, कर्पूर को बाद में बदलकर क्या कर दिया गया? कपूर। अब कहा जाने लगा है कपूर, पहले कर्पूर कहा जाता था, ठीक है। इसके बाद मैंने बताया था देशज। देशज वो शब्द होते हैं जो कि देश में बनते हैं, जैसे कि थैला, गड़बड़, पेट, लोटा, टांग, तो ये देशज होते हैं या देसी कहलाते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया था विदेशज। विदेश धन जा मीन्स उत्पन्न होना, जो विदेश में उत्पन्न हुए हैं लेकिन वहाँ से हमारे देश में आ गए हैं, तो वो कहलाते हैं विदेशज। जैसे कि ऑफिसर का अफसर, लैंटर्न का लांटर्न, ये सभी कौन से शब्द हैं? ये विदेशज हैं, विदेश से आए हुए हैं, इसलिए विदेशज कहलाते हैं। तो देखिए, हमारे देश में कई आक्रमण हुए हैं, जैसे कि अरब का आक्रमण, फारसियों ने भी आक्रमण किया है, यहाँ पर राज्य किया है, और भी तुर्की लोग आए हैं, पुर्तगाली आए हैं, व्यापार करने के उद्देश्य से काफ़ी आए, काफ़ी युद्ध करने के उद्देश्य से, और कुछ चले गए और कुछ यहीं पर बस गए। जो यहाँ पर बसे उन्होंने उसी अपनी भाषा का प्रयोग किया, तो उनकी जो भाषाएं थीं वो यहाँ पर फैली। इसलिए कई शब्द ऐसे हैं जो विदेश से आए हुए हैं लेकिन हम लोग उसका प्रयोग करते हैं। कल मैंने अरबी शब्द कुछ लिखवाए थे, फारसी लिखवाए थे, अंग्रेजी शब्द लिखवाए थे, तुर्की, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, डच, रूसी, चीनी, जापानी, ये सभी लिखवाए। तो जितने भी लिखवाए हैं इनसे क्वेश्चन बने हुए हैं। अब देखिए, उत्पत्ति के आधार पर में हम 5वां पढ़ेंगे। तो 5वां कौन सा है? संकर। बताया था मैंने, पहला तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज, चौथा विदेशज और 5वां संकर। तो आइए हम संकर पढ़ते हैं। देखिए, संकर का मतलब क्या होता है? संकर का मतलब होता है दो भाषाओं से मिलकर बना हुआ शब्द, तो वो संकर शब्द कहलाएगा। जैसे कि इसमें देखेंगे छायादार, तो छाया शब्द है संस्कृत का और दार शब्द है फारसी का, तो मिलकर बन जाता है छायादार। तो छायादार कैसा शब्द है? संकर प्रजाति का है, यानी कि दो भाषाओं से मिलकर बना हुआ, इसलिए संकर शब्द कहलाता है। अब देखिए, पानदान। पान शब्द हिंदी का है और दान शब्द फारसी का है, तो हो जाएगा पानदान। अब देखिए, रेलगाड़ी। रेलगाड़ी में रेल शब्द अंग्रेजी का है और गाड़ी शब्द हिंदी का है, तो बन जाता है रेलगाड़ी। इसके बाद सील बंद। सील शब्द अंग्रेजी का है और बंद फारसी, मिलकर बन जाता है सील बंद, अंग्रेजी और फारसी, यानी कि संकर शब्द। तो आपको समझ में आ गया होगा, संकर शब्द मतलब दो भाषाओं के मेल से या योग से बने हुए शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। अब देखिए, इसके आगे हम पढ़ेंगे रचना या बनावट के आधार पर। दूसरा क्या था? व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर, और पहला वाला उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर। आइए देखते हैं। देखिए, रचना या बनावट के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। बहुत क्वेश्चन आता है व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर। क्यों रचना या बनावट के आधार पर कहा गया है इन्हें? क्योंकि इन्हें इतिहास से नहीं लिया गया है, इन्हें बनाया गया है, और जो बनाए गए शब्द होते हैं वो रचना या बनावट के आधार पर वर्गीकृत किए जाते हैं। और ये 3 प्रकार के होते हैं, याद रखिए, रूढ़ और योग रूढ़, उसी से याद हो जाएगा। और यौगिक, योग का मतलब ही होता है योग से बने हुए, योग करने से बनता है कोई भी चीज़। तो याद रखेंगे कि रचना के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार की, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अब देखिए, इनके बारे में पढ़ेंगे। पहला है रूढ़।
आपने मैथ में पढ़ा होगा रूट इस प्रकार लगता है, जैसे 2 में लगा दिया रूट तो देखिए 2 टूटेगा नहीं। रूट का मतलब क्या होता है? जो ना टूटे। तो देखिए शब्द से इसका अर्थ समझेंगे हम, जो शब्द टूटे ना और अन्य शब्दों के मेल से ना बने, ना है इसमें शब्द ना बने, यानी ऐसा शब्द जो किसी के मेल से ना बने, ना टूटे, तो वो कहलाता है रूट शब्द। जैसे कि चावल, देखिए चावल को तोड़कर देखिए, चावल नहीं टूट सकता है। चाधन बल, क्या उसका कोई शाब्दिक अर्थ होगा? नहीं होगा, इसलिए ये शब्द टूटेगा नहीं। जरूरी नहीं है हर शब्द में संधि हो, हर शब्द में समास हो। कुछ ऐसे भी शब्द हैं जो डायरेक्ट बना दिए जाते हैं, बनाते तो हम ही लोग हैं ना। जैसे मैंने कोई चीज़ देखी, उसका नाम नहीं है पता, तो उसका नाम रख दिया जाएगा कोई भी। अब जरूरी नहीं है किसी के योग से ही रखा जाए, जो मन में आया वो रख दिया। जैसे ये चावल, चावल देखा और उसका नाम रख दिया गया चावल, उसका शाब्दिक कोई अर्थ नहीं है, ना उसका कोई संधि विच्छेद है, ना समास विग्रह है। तो चावल का मतलब चावल ही होता है, जिस कैसा है? रूढ़ शब्द है। अब देखिए दिन, दिन का मतलब दिन ही होता है, ना ये टूट सकता है। रात का मतलब रात ही होता है, ना टूट सकता है। मुह रूढ़ शब्द है, घोड़ा भी रूढ़ शब्द है, ठीक है, क्योंकि ये किसी के मेल से नहीं बने हैं, ना टूटते हैं, इसलिए रूढ़ शब्द है। अब आगे देखेंगे हम यौगिक शब्द है, उसमें योग लगा ही हुआ है। यौगिक, योगधन एक, योग से बने हुए शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं, यानी 2 शब्दों के योग से बना शब्द यौगिक शब्द है। जैसे कि विज्ञान, विज्ञान वी प्लस ज्ञान, ठीक है, वी का मतलब विस्तृत, ज्ञान का मतलब ज्ञान, जो विस्तृत ज्ञान है वही विज्ञान है। अब देखिए सामाजिक, सामाजिक समाज प्लस एक, यानी इसमें प्रत्यय लगाकर बनाया गया है, इसमें उपसर्ग लगाकर बनाया हुआ है। यहाँ उपसर्ग है, देखिए उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं? जो किसी शब्द में पहले लग जाते हैं वो उपसर्ग होते हैं, और जो शब्द में पीछे लगाए जाते हैं और उसका भाव बदल देते हैं वो प्रत्यय होते हैं। हमेशा ये दोनों शब्द लगकर शब्द का भाव बदलते हैं। तो देखिए सामाजिक मतलब समाज से संबंधित, समाजधन एक, विद्यालय विद्या का आलय, ठीक है, इसमें समास से देखिए राजपुत्र यानी कि राजा का पुत्र, कौन सा समास होगा? समास मैंने पढ़ाया है, इसमें तत्पुरुष का संबंध कारक, संबंध कारक का मतलब षष्ठी तत्पुरुष, ठीक है। अब देखिए एक नोट और है, यौगिक शब्दों की रचना उपसर्ग से, प्रत्यय से और समास से होती है, ठीक है। तो याद रखना है आपको, यौगिक शब्द किस प्रकार बनाए गए हैं? किसी भी शब्द में या तो आगे कोई शब्द जोड़ दिया गया है यानी कि उपसर्ग, या तो कोई पीछे शब्द जोड़ दिया गया है यानी कि प्रत्यय, या फिर समास की क्रिया द्वारा उसमें परिवर्तन हुआ है, उसका भाव चेंज हुआ है। जैसे कि राजा का पुत्र कहा जाता था पहले, इसके बाद जब समास आए यानी इसे जोड़कर छोटा कर दिया गया। समास का मतलब क्या होता है? संक्षिप्तीकरण यानी छोटा कर देना, तो उसे कहा जाने लगा राजपुत्र। ये भी समास की क्रिया द्वारा बने हुए हैं, यानी जितने भी सामासिक शब्द हैं वो सभी यौगिक शब्द हैं, जितने भी उपसर्ग से बने हैं सभी यौगिक हैं। क्वेश्चन आ सकता है, बताइए जो समास से बने हुए शब्द हैं कौन से होते हैं? रूढ़, यौगिक या योग रूढ़? तो होते हैं यौगिक, ठीक। अब हम आगे पढ़ेंगे, तीसरा नंबर है योग रूढ़। वे शब्द जो यौगिक तो होते हैं परंतु जिनका अर्थ रूढ़ यानी विशेष अर्थ हो जाता है। देखिए समास के सभी शब्द यौगिक कहलाते हैं, लेकिन जो बहुब्रीय समास होता है वो योग रूढ़ शब्द होता है, क्योंकि योग से तो बना हुआ है वो, लेकिन उसका अर्थ वो नहीं है, उसका एक विशेष अर्थ है। बहुब्रीय में क्या होता है? एक अलग अर्थ देता है वो, और किसी अलग के प्रति संकेत देता है, यानी दोनों विशेषताएं जो होती हैं बहुब्रीय समास में वो किसी तीसरे व्यक्ति की तरफ संकेत करती हैं। तो यही चीज गौर करना है हमें। योग रूढ़ मतलब बहुब्रीय समास के समस्त पद योग रूढ़। जैसे कि पीतांबर, पीला है अंबर या वस्त्र जिसका, अर्थात भगवान श्री कृष्ण, योग रूढ़ शब्द है। जलज, जल में उत्पन्न हुआ है जो, अर्थात कमल।
लंबोदर, लंबा है उदर, उदर मीन्स पेट, जिसका अर्थात गणेश। दशानन, 10 है आनंद जिसके, आनंद मीन्स सिर, अर्थात रावण। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात हर हर महादेव भगवान शिव। गिरधारी, गिरी को धारण करने वाले, गिरी मतलब पहाड़ को, भगवान श्री कृष्ण ने चिंगड़ी पर पहाड़ उठा लिया था ना, इसीलिए उन्हें कहा गया गिरधारी। 10 रथ, 10 धन रथ, यानी 10 इंद्रियों का नियंता। इंद्रियां कितनी होती हैं? 10 इंद्रियां होती हैं, इसलिए दशरथ का मतलब होता है 10 इंद्रियों का नियंता, यानी किसी तीसरे व्यक्ति की तरफ संकेत किया जा रहा है। और दोनों यहाँ पर विशेषण रखे हुए हैं। जब भी किसी शब्द में 2 विशेषण हो और किसी तीसरे के लिए संकेत दिया जाए वो बहुब्रीहि समास है। हनुमान, हनुमीस होता है टुड्डी, जो डाढ़ी होती है, डाढ़ी पर जब इंद्र ने वज्र मार दिया था उस कारण हनुमान जी का मान भंग हुआ था, इसलिए इन्हें कहा जाने लगा तब से हनुमान। ठीक है, तो ये शब्द कौन से हैं? बहुब्रीहि समास के हैं, इसीलिए ये योग रूढ़ में आते हैं। याद हो गया होगा आपको। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। रूप या प्रयोग के आधार पर, अब देखिए रूप या प्रयोग के आधार पर किस प्रकार प्रयोग किए जाते हैं। प्रयोग के आधार पर भी शब्द बनाए गए हैं, तो प्रयोग के आधार पर जो शब्द बनाए गए हैं उन्हें रूप या प्रयोग के आधार पर में रखा गया है। देखिए इनकी संख्या 2 है, याद रखिए। रूप या प्रयोग के आधार पर 2 प्रकार के शब्द होते हैं, एक होता है विकारी, एक होता है अविकारी। तो देखिए विकारी शब्द क्या होता है? विकारी मतलब, पहले विकार मतलब बताइए। विकार मतलब कोई परिवर्तन हो जाना, कोई बदलाव हो जाना है। किसी भी चीज में कोई बदलाव होता है वो विकारी है। और अविकारी मतलब जिसमें कोई विकार ना हो, जिसमें कोई दोष ना हो, जिसमें कोई त्रुटि ना हो, जिसमें कोई परिवर्तन ना हो, वो होता है अविकारी शब्द। ये है इसका शाब्दिक अर्थ। देखिए अब इसके अंतर्गत हम समझेंगे। तो देखिए विकारी शब्द वे शब्द जिनमें लिंग, वचन व कारक के आधार पर परिवर्तन हो जाए, यानी कि लिंग मतलब पुल्लिंग स्त्रीलिंग, ठीक है, पुल्लिंग का स्त्रीलिंग हो जाए, वचन एक वचन का बहुवचन हो जाए, कारक, कारक सभी लोग जानते हैं, कारक 8 प्रकार के होते हैं, तो कारक के आधार पर परिवर्तन हो जाए वो शब्द कहलाते हैं विकारी। अब देखिए क्वेश्चन बहुत आता है, बताइए ऑप्शन में कौन सा विकारी नहीं है? तो उसमें ऑप्शन देगा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या फिर अव्यय। तो देखिए अव्यय शब्द विकारी नहीं, क्योंकि अव्यय वो होता है जिसमें कोई परिवर्तन ना हो। तो देखिए यहाँ पर संज्ञा शब्द परिवर्तित हो जाता है, जैसे लड़का है, लड़का पुल्लिंग है, उसका लड़की कर दिया हमने, स्त्रीलिंग हो गया, लिंग के कारण उस शब्द में परिवर्तन हो गया। तो संज्ञा क्या है? संज्ञा एक परिवर्तनशील होती है, इसलिए संज्ञा विकारी शब्द है। सर्वनाम, ये सर्वनाम भी एक विकारी शब्द है, इसमें भी विकार उत्पन्न हो जाता है, इसमें भी परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि मैं का तुम हो जाता है, मैं का हम हो जाता है, यानी सर्वनाम भी परिवर्तनशील होता है। अब देखिए विशेषण, विशेषण भी परिवर्तनशील है, जैसे अच्छा का अच्छे हो गए, अच्छा हो गया, अच्छी हो गई। तो इसमें देखिए अच्छा एक विशेषण है, इसमें परिवर्तन हो रहा है, तो विशेषण भी एक परिवर्तनशील यानी विकारी शब्द है। क्रिया, कर रही है, जा रही है, में परिवर्तन हो गया क्या हो जाएगा? जा रहा है, जा रहे हैं। देखिए क्रिया में भी परिवर्तन हो रहा है, यानी क्रिया भी परिवर्तनशील है, इसलिए क्रिया भी विकारी शब्द है। लेकिन अव्यय, आधन व्यय, जो कभी व्यय ना हो, जो कभी परिवर्तित ना हो, जो कभी टूटे ना, वो कहलाता है अव्यय शब्द। तो आपको समझ में आ गया होगा विकारी कौन होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ठीक है, जिस विकारी शब्द हैं, यहाँ पर वह नहीं है, यहाँ पर वह है। ठीक है, विशेषण व क्रिया शब्द विकारी शब्द हैं। अब हम देखेंगे अविकारी शब्द। देखिए जिन शब्दों पर लिंग, वचन, कारक, लिंग, वचन, कारक का कोई प्रभाव ना पड़े, अर्थात जो शब्द हमेशा एक से रहते हैं, जिनमें कोई परिवर्तन ना हो, जिनमें कोई विकार ना हो, वो कहलाते हैं अविकारी शब्द। सभी प्रकार के अव्यय शब्द अविकारी शब्द होते हैं, जैसे कि
आज, कल, ऊपर, नीचे, किंतु, परंतु। ठीक है, अब देखिए आज में क्या परिवर्तन होगा? किसी भी शब्द में आज प्रयोग हुआ है, आज वह आया, देखिए आज का आज ही रहा, आज वह आई हो गया स्त्रीलिंग, लेकिन तब भी आज रहेगा। आज वे आए, देखिए पुल्लिंग हो गया, तब भी आज में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो आज शब्द क्या है? ये अव्यय शब्द होते हैं। कल में भी यही होगा, कल वह आया, तब भी कल नहीं बदला, कल वह आई, तब भी नहीं बदला, कल वह आए। देखिए वचन में परिवर्तन हो रहा है, लिंग में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन कल में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, इसलिए कल क्या है? अविकारी शब्द है। अब देखिए ऊपर, वह ऊपर गया, वह ऊपर गई, वे ऊपर गए। वचन लिंग में परिवर्तन हुआ, लेकिन ऊपर नीचे में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। किंतु, परंतु इसी प्रकार देख लीजिए, तो ये शब्द क्या हैं? अविकारी शब्द हैं, क्योंकि इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। लिंग, वचन, कारक का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए ये है अविकारी शब्द। आपको क्लियर हो रहा होगा। यदि कोई डाउट हुआ करे तो पूछ लिया करिए। वैसे मैं पूरी कोशिश करता हूँ आपको कि हर डाउट आपका क्लियर हो, लेकिन फिर भी कहीं रह जाए डाउट तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो देखिए आज आपका हो गया उत्पत्ति स्रोत के आधार पर और रचना बनावट के आधार पर, रूप, प्रयोग और व्याकरण विवेचन के आधार पर। अब कल हम करेंगे अर्थ के आधार पर। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और सपोर्ट के लिए आप लोग लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। सपोर्ट थोड़ा बनाए रखें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।